हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट की चैनल पर। आज हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट है शिवानी सिंह, जो आईबीपीएस क्लर्क 2019 में फाइनल सिलेक्टेड है और इन्हें बैंक ऑफ इंडिया मिला है और बहुत ही जल्द इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। सो शिवानी, स्वागत है आपका यहाँ पर। एक बार जल्दी से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर आगे आपसे बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे। मैं इटारसी से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी 2019 एज अ क्लर्क इन बीओआई सिलेक्शन हुआ है। ओके, ठीक है। तो शिवानी, अभी ज्वाइनिंग तो आपकी हुई नहीं है, तो इसके बाद आपका फिर एक्सपीरियंस हम पूछेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है। फिलहाल हम आज ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करी। सो वन बाय वन हम सब्जेक्ट पे चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैथ्स को लेकर आपने प्रिपरेशन कैसे की? सबसे पहले मैथ्स में मैंने टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब जल्दी जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट करा था, क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है प्री और मेंस के बीच में, तो हमें स्टार्टिंग से ही मेंस की प्रिपरेशन लेके चलना होता है। तो मैथ्स में स्टार्टिंग हमें टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर इनसे स्टार्ट करना है और हाई लेवल के डीआई लगाने हैं। स्टार्टिंग में हमें सिंपल क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक बार हमारा कंसेप्ट प्रॉपर बन जाता है, फिर हमें सेट पेपर्स उठाने हैं, फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ओके। और जब सेट पेपर लगाते हैं तो फिर हमें और पता चलता है कि हमारे कौन से टॉपिक वीक हैं, फिर उस पे काम करना। सेट पेपर में जो भी हमें क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जिस टॉपिक के, फिर वो वाला टॉपिक फिर से उठाओ, तुमने वहां पे कौन से वैरायटी के क्वेश्चन छोड़े थे वो वाले सॉल्व करो। करेक्ट। और नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन, इनके बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन में स्पीड मैथ्स में ऐसे बढ़ेगी, अगर आप कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बहुत सारे 50 to 100 क्वेश्चन उसी के ही कंटिन्यूसली सॉल्व करो। जैसे सर ने कहा नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज ये नहीं कि 5-10 लगाई एक दिन और बस हो गया। हमें कम से कम उसके एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन लगाने ही है, जिससे हमें कंसेप्ट उसका दिमाग में बैठे कि कौन कौन से पैटर्न के एग्जाम में आते हैं नंबर सीरीज। करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा शिवानी, इसके बाद बताइए रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे की? और रीजनिंग में जैसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये काफी परेशान करते हैं, तो रीजनिंग में हमें एक टॉपिक को लेके जैसे वहाँ पे हमें 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जनरली 20 to 25 क्वेश्चन हमें पजल से ही आते हैं। तो मेन फोकस तो हमें पजल पर ही करना है, पर उसके साथ में हमें बाकी की चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं जो जल्दी जल्दी हमें बन जाते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट बेस को लेकर वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ विनर्स में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था, तो सर हमें डेली क्लास खत्म होने के बाद एक पजल दिया करते थे। पहले सर ने स्टार्टिंग में सिंपल पजल देना स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे सर ने हमें मेंस के पजल की प्रैक्टिस करवाई। तो ऐसे उससे हमारा माइंड भी शार्प होता है कि कैसे कौन सी पजल को किस तरीके से उठाकर सॉल्व करना है। जनरली बच्चे स्टार्टिंग की लाइन से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं पजल, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सी लाइन से, और वो लाइन ये नहीं है कि स्टार्टिंग में मिले, हो सकता है कि वो पजल में लास्ट लाइन में मिले वो पॉइंट हमें। करेक्ट, मतलब प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा, खासकर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब प्रैक्टिस वाले चैप्टर्स हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इनमें अच्छा होते जाएंगे। और क्या ये वाकई टफ होते हैं? नहीं, टफ नहीं होते हैं। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो टफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मैंने रीजनिंग करा तो बहुत हो गया, अब मैं कल मैथ्स कर लूँगा, ये नहीं। आप ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको पढ़ाई में ही देना है कि नहीं। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ाई करें पर पूरा डेडिकेशन दे, और ये नहीं कि बस एक सब्जेक्ट पढ़े, डेली की डेली हमें तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। करंट अफेयर तो ये है, हम सुबह पढ़ सकते हैं और शाम को भी पढ़ सकते हैं, पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसा है कि हमें उसे एक भी दिन वीक में डिले कर नहीं सकते। राइट। अच्छा शिवानी, इसके बाद इंग्लिश में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इंग्लिश की थोड़ी सी टिप्स बताइए। इंग्लिश में आपने कैसे प्रिपरेशन करी? इंग्लिश में मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट करा था। हमेशा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे सिंपल टॉपिक भी होता है और उसके रूल्स भी बहुत सिंपल होते हैं। रूल्स को नहीं देखकर अगर आप कंसेप्ट समझेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। पहले आप सेम वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करें उसी कंसेप्ट के, और जैसे मैंने रीजनिंग में, मैथ्स में बताया कि 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे ही इंग्लिश का अगर आज आपने एक टॉपिक उठाया इंग्लिश का, तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके आप सेट पेपर में देखें कि वो वाले टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। ऐसे ही धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होगा। फिर रीडिंग, जैसे वहाँ पे क्लोज टेस्ट भी आते हैं और कॉम्प्रहेंशन वो भी आते हैं, तो ये दोनों के लिए मैंने तो यही करा था कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो और डेली की डेली रीडिंग करो। और जैसे कॉम्प्रहेंशन में वहाँ पे क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था
कि वहाँ पे मैंने कभी कभी जो एग्जाम में मैं फेल हुई हूँ वो इसी रीज़न से हुई हूँ क्योंकि रीडिंग मेरी परमानेंट डेली हो नहीं रही थी। तो वहाँ पे हमें रीडिंग ऐसे करना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त आपको पैसेज भी समझना है, इसलिए रीडिंग ज़रूरी है। जैसे आप रीडिंग करेंगे तो उससे हमें क्लोज टेस्ट में भी हेल्प लगेगी। अगर आप रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, वहीं से ही आप एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से एरर डिटेक्शन भी हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा और कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा जल्दी। क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में हमें बहुत लंबा चौड़ा आता है पर आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट काम का है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप कंटिन्यूटी रखेंगे अगर इंग्लिश में, जैसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट आप बनाओगे ना तो आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। हाँ। अच्छा शिवानी, अब आप बताइए करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? करंट अफेयर मेरा बहुत बोरिंग लगता था करंट अफेयर पढ़ना, इसलिए मैंने यूट्यूब पे एक ही चैनल को फॉलो करके, और यहाँ पे भी पार्थोड सर हमें कोचिंग में थे, वो डेली की डेली हमें एक एक टॉपिक दिया करते थे, कभी किसी बैंक से रिलेटेड पढ़ कर आना होता था, तो ऐसे कवर हुआ। और एक चैनल को फॉलो करके सुबह उसका न्यूज़ पढ़ो और फिर रात को सोने से पहले एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो और फिर संडे को पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज करो, तो इतना सफिशिएंट है। ओके, बाकी फिर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने की और हैबिट बना लें तो वो भी सही होता है। ओके, तो ये तो हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। अब जल्दी से हम ये पूछना चाहेंगे क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स का लेवल थोड़ा सा टफ होता है ना। तो एक तो शिवानी आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में बैंकिंग का पेपर बहुत टफ होता है, और दूसरा बैंकिंग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेपर्स बहुत कई बार नहीं निकल पाते हैं, कई बार नेगेटिव फीलिंग आती है, डीमोटिवेशन होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया, कैसे मैनेज किया, और जब पेपर नहीं निकलता है तो उस समय क्या सोचने में आता है? पेपर जब नहीं निकलता तब बुरा तो लगता था, तो मैं उस चीज़ से दूर हटने के लिए मैं या तो मूवी चले जाती थी या सॉन्ग सुन लेती थी फास्ट म्यूजिक के। तो उससे ये है कि हाँ ठीक है, कुछ टाइम के लिए अब ठीक हो गया है, एग्जाम रिजल्ट आ गया, बुरा आ गया, ठीक है चलेगा। अब उसके बाद हमें ये नहीं है कि रिजल्ट बुरा आ गया तो अब रिजल्ट देखने से मतलब क्या है, मार्क्स देख के क्या मिलेगा। वहीं से आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। जैसे मेरे भी बहुत से एग्जाम में मैंने क्लियर नहीं करा है, यही एग्जाम मेरा भी क्लियर हुआ था, तो मैं हमेशा हर एग्जाम के मार्क्स देखती थी, कौन से सब्जेक्ट में मेरे कैसे मार्क्स आए, ज़्यादा किस में आए हैं, कम किस में आए, और जिसमें कम आते थे फिर हमें वो वाले टॉपिक पे, वो वाले सब्जेक्ट में और ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसी को लेके नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनानी है। ओके, मतलब अगर कभी एग्जाम नहीं निकला है तो बैठना नहीं है। हाँ। क्योंकि आप ऑलरेडी काफी आगे आ चुके होते हैं। फिर इतना टाइम देने का मतलब भी नहीं है, फिर तो टाइम वेस्ट हो गया एक तरीके से, अब जाके अगर छोड़ रहे हैं प्रिपरेशन करना। करेक्ट, और कुछ भी उसके बाद करोगे तो टाइम तो वापस लगना है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर एग्जाम नहीं भी निकलता है, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर होता है, सबके साथ होता है, पर वापस से अब आपको ये सोचना है कि वापस अब कैसे हम उसको शुरू करें और कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो लेना है ना। शिवानी के भी कई सारे एग्जाम्स के नेगेटिव रिजल्ट रहे, कुछ का प्री निकल गया तो मेंस नहीं निकला, मेंस निकल गया तो आगे प्रॉब्लम। पर एक चीज इनके साथ सबसे अच्छी रही, क्योंकि इनके साथ कई फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इन्हें पढ़ाया है, हमने देखा है कई फ्रेंड्स ने इनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 1-2 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या मान लो फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। पर इनके साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि इन्होंने क्विट नहीं किया। ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट्स आए पर कंटिन्यूटी रखी, रेगुलरिटी रखी, और आज इसी का रिजल्ट है कि इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम का लेवल, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? नेक्स्ट एग्जाम का लेवल तो वही रहेगा, बस ये रहेगा कि कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, और इसीलिए कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग जगह से आके प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उससे डरना नहीं है। क्योंकि एग्जाम जब मैं भी देने जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक देख के मैं भी कभी कभी डर जाती थी, पर डरना नहीं है क्योंकि बहुत से लोग अलग स्ट्रीम से आके एग्जाम देना अब जाकर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो लोग आपसे कई ज़्यादा पीछे हैं अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको डेली का डेली हर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टाइम देना है, उससे मतलब छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट को कभी। और अल्टीमेटली आपको एक ही पोस्ट चाहिए। हाँ। है ना, वैकेंसीज कितनी भी हो, ये ध्यान रखें कि आपको एक ही पोस्ट लेना है उसमें से। हाँ, ये नंबर ऑफ वैकेंसी देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सा फॉर्म भरे, इसमें कम वैकेंसी है तो फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। हमें क्लास में सर यही बताते थे कि हम लोग बोलते थे सर 3500 वैकेंसी सिलेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सर हमें बोला करते थे कि तुम्हें एक ही जन थोड़ी 3500 वैकेंसी फिल करेगा, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए, तो मुझके लिए प्रिपरेशन करो। करेक्ट।
सुने ना, विनर्स इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? विनर्स इंस्टीट्यूट ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। मतलब मैंने स्टार्टिंग यहीं से ही करे था। मेरे को टॉपिक भी कुछ नहीं पता था कि बैंकिंग में कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से कैसे एग्जाम में कैसे क्लियर करना है। तो सर भी हमारे सिलेक्टेड है बैंक में, इसलिए उनसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिला है कि कौन से बैंक में क्या चीज़ें होती है और पढ़ाई कैसे करनी है। हम डेली एग्ज़ाम के लेकर बात करा करते थे क्लास में कि सर मैथ्स में, भले वो हमें मैथ्स पढ़ाया करते थे पर वो हमें हर सब्जेक्ट में गाइड करते थे कि इंग्लिश को आपको कैसे डेली की डेली टाइम देना है, रीजनिंग को कैसे टाइम देना है, करंट अफेयर को कैसे टाइम देना है। तो विनर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो सिलेक्शन के पीछे मैं मेरी मम्मी और सर को ही डेडिकेट करूँगी। ओके, सो थैंक यू सुनैना। और कुछ आप बच्चों के साथ अगर शेयर करना चाहें, बाकी फिर आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और मोटिवेशन पॉइंट आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना, बस ये सोच लेना कि आपने पीछे इस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा टाइम दिया है। अब जाके उसे छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में जाओगे तो वहां पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि वहां पर भी आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, इसलिए कभी छोड़ना मत। ओके, सो आई थिंक आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें सुनैना ने यहाँ पे कही है। इनका नाम सुनैना भी है, शिवानी भी है, इसलिए हम दोनों नामों से बुलाते हैं। तो शिवानी ने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो डीमोटिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, फेलर और सक्सेस साइकिल है, एक चक्र है, चलता जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्विट नहीं करना है, लगे रहना है। क्योंकि हमने देखा है जो शुरू से आखिरी तक लगा रहा है, जिसने ये सोच लिया है कि मुझे तो सिलेक्शन लेना है, भले एग्जाम ना निकले या कभी कभी नहीं निकल पाते हैं, बाकी अल्टीमेटली एक ना एक दिन वो समय ज़रूर आता है जब सिलेक्शन उन्हें ज़रूर मिलता है। और ऐसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने है और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ये चीज़ प्रूव करके बताई है। ओके, सो आप ये जरूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अगर आप और कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और इसको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू सुनैना, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।